Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, आज के अपने इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 21। यहाँ पर हम आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कुछ बेनिफिशियल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपको आपके अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट मैनुअल कैस्टल वाज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो मैनुअल कैस्टम है वो पहला था जिसने इस टर्म को यूज़ किया था। कौन सी टर्म? इंटरनेट सोसाइटी यूज़ किया था, इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी, या फिर नेटवर्क सोसाइटी, या फिर टेलीमेटिक सोसाइटी। तो इन चारों में से कौन सी टर्म यूज़ की थी मैनुअल कैस्टल ने सबसे पहले? तो वह थी आपकी नेटवर्क सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GIF स्टैंड्स फॉर। तो GIF की फुल फॉर्म क्या है बेसिकली? क्या ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट है, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, या फिर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट? सो येस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? अब इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या IBM AIX या लाइनेक्स या फिर सन सोलारिस या फिर फायरफॉक्स? इन चारों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फायरफॉक्स। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस? अब यहाँ पर आपसे बोला है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर एंड सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, इन चारों इंस्टीट्यूशंस में से कौन सा आपका माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इनमें से आपको चूज़ करना है। तो जो हमारा सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, ठीक है, ये ही दिल्ली में जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज है यही आपका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, जबकि ये कोई भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी ये आपके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। अब हम कोड एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आंसर रहेगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following statement are correct about the National Advisory Council NAC? अब आपसे पूछा है, आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट प्रोवाइडेड हैं और आपसे पूछा है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है अगर हम बात करें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट में बोला है कि जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा है कि इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा हेड किया जाता है। नेक्स्ट है कि ये फैसिलिटेट करता है सिविल सोसाइटी के लीडर्स के बीच में इंटरेक्शन को, ठीक है, लगातार इंटरेक्शन को। नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव इनपुट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ये इंडिया की गवर्नमेंट को पॉलिसी और लेजिस्लेशन यानी लॉज वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी वो यहाँ पर है आपकी, एक तो ऑप्शन नंबर 3 कि ये क्या करता है, आपके कांस्टेंट इंटरेक्शन को लीडर्स, सिविल सोसाइटी के लीडर्स के साथ उसको फैसिलिटेट करता है, और दूसरा इसी के साथ साथ ये पॉलिसी और लेजिस्लेटिव इनपुट्स जो है उसको प्रोवाइड करता है इंडिया की गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब हम कोड मैच करेंगे, 3 एंड 4 जो है वो हमारा करेक्ट है एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. Question number 31 is, which of the following are voluntary provisions in 73rd Constitutional Amendment Act 1992? यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उनमें कौन सा इनमें से वॉलेंट्री प्रोविज़न है, ठीक है। क्या हुआ था संशोधन? ये हुआ था कि जो मिनिमम एज है 21 इलेक्शन लड़ने की पंचायत में, या फिर
इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ पंचायत एंड एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, या फिर जो रिप्रेजेंटेशन होगा पार्लियामेंट के मेंबर्स का और स्टेट लेजिस्लेचर का पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर, या फिर जो रिजर्वेशन होगा सीट्स का वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रहेगा। ठीक है, तो इन चारों स्टेटमेंट में से मतलब कौन सा संविधान संशोधन आपका हुआ था 1992 में, जिसको हमने 73वां संविधान संशोधन कहा। तो ये है आपके, एक तो यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेशन होगा पार्लियामेंट के मेंबर्स का और स्टेट लेजिस्लेचर का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, दूसरा रिजर्वेशन दिया जाएगा बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 and 4 इज द करेक्ट। एंड अब हम इसके लिए कोड देख लेते हैं, तो इट इज़ हियर इन ऑप्शन नंबर डी 3 and 4, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next, and which of the following states the segment of population which is in majority enjoys the benefit of reservation of seats in the state assembly? यहाँ आपसे पूछा है कि क्या मेघालय और मिजोरम, असम एंड नागालैंड, मध्य प्रदेश एंड असम एंड राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको ये 4 स्टेट्स प्रोवाइडेड हैं और आपसे पूछा है कि इन चारों स्टेट में से जो सेगमेंट है पॉपुलेशन का जो कि मेजॉरिटी इंजॉय करती है रिजर्वेशन ऑफ सीट के रिजर्वेशन को स्टेट असेंबली में, वो कहाँ पर है, इनमें से कौन सा स्टेट है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मेघालय और मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर की जो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है जो कि जिसमें कि मेजॉरिटी इंजॉय करती है सीट के रिजर्वेशन को स्टेट असेंबली में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ अक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। किसी को भी भारत की नागरिकता कब मिलती है, तो या कब मिलती है जब वो भारत में बर्थ होता है, बॉर्न होता है, तब मिलती है। दूसरा डिसेंट पे मिलती है, नेचुरलाइजेशन पे मिलती है, या फिर टेरिटरी के इनकॉर्पोरेशन पे मिलती है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो ये चारों ही है कि किसी को भी भारत की नागरिकता कब मिलेगी, जब वो भारत में जन्म लेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ पर उसका नेचुरलाइजेशन है या फिर इनकॉर्पोरेशन है टेरिटरी का। इन चारों ही केसेस में किसी भी एक इंसान को भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं और ये आपको कहाँ मिलेंगे, ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट Which of the following statement about the Union Public Service Commission are correct? अब आपको बताना है यूपीएससी के लिए, आप यूपीएससी की अगर हम बात करें तो इसके लिए इनमें से हमारा कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो यहाँ पर आपको बताया कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको एक एडवाइजरी बॉडी की तरह सर्व करती है। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि इट इज़ कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज द गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है इन रिगार्ड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो सिविल सर्विसेज में शेड्यूल्ड कास्ट और सिविल ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेशन के रिगार्ड में ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। दूसरा ये It is consulted on appointment of chairman and members of tribunals and commissions. तो आपको इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम बात करें यूपीएससी की तो यहाँ पर आपकी एक तो ये स्टेटमेंट सही है कि ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल सही, और दूसरी ये आपकी एक एडवाइजरी बॉडी भी है। ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर करेक्ट। ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं और अगर हम कोड मैच करें तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब आपके 35 to 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पैसेज बेस्ड हैं एंड यू नो वेरी वेल कि हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, उनके ऑप्शंस को देखते हैं, फिर पैसेज रीड करते हैं और फिर आंसर्स मार्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 सेज दैट विच कमिटी वॉज चेयर्ड बाय अरुणा।
कौन सी कमेटी को अरुणा ने चेयर किया था? विमेंस इंटरनेशनल ईयर्स कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी ऑफ विमेंस इंटरनेशनल ईयर, अ कमेटी ऑफ पब्लिसिटी या फिर विमेंस ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है चारों के नाम, और जिसको भी अरुणा ने चेयर किया होगा उस पर आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट है हु वर मेड द मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के मेंबर्स, कमेटी के मेंबर्स किसको बनाया गया था? रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द लेफ्टिस्ट पार्टी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी होगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोड को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है अरुणा अर्न रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ। अरुणा को रिस्पेक्ट क्यों मिली थी? क्योंकि शी आइडेंटिफाइड विद द लेफ्टिस्ट, शी डिड नॉट एसोसिएट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, चेयरिंग अ स्टीयरिंग कमेटी, या फिर शी आइडेंटिफाइड विद विमेंस ऑर्गेनाइजेशन। Next is who tried to monopolize Aruna as their proprietary right? Women's organization, leftist, steering committee या फिर some political parties. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरुणा's हेल्थ बिगिन टू डिट्रॉइट फ्रॉम। कब से अरुणा की जो स्वास्थ्य था वो बिगड़ने लगा? 1985 से 2002 के बीच, 1998 से 2000 के बीच, या 1981 से 2000 के बीच, या 1989 से 2001। इनमें से किस ईयर में जो था अरुणा का जो हेल्थ था वो डिट्रॉइट होने लगा, बिगड़ने लगी उनकी स्वास्थ्य की स्थिति? अरुणा's पेट कॉज इन हर लाइफ वर। अरुणा का जो पेट कॉज था उसकी लाइफ में क्या था? रोल ऑफ मीडिया, इकोनॉमिक जस्टिस, रीअफर्मेशन ऑफ वैल्यूज इन पब्लिक अफेयर्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नाउ अब हम पैसेज को रीड करेंगे और फिर हम आंसर्स को मार्क करेंगे। I had occasion to work with her closely during the Women's International Year in 1975। यहाँ पर जो पैसेज में ऑथर है वो आपका किसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ऑथर ने बोला कि मैंने क्या करा था, इनके साथ बहुत समीपता के साथ, बहुत क्लोजली होके विमेन इंटरनेशनल ईयर में 1975 में वर्क किया था। व्हेन शी वॉज चेयरिंग अ स्टीयरिंग कमेटी, यानी कि कब क्या कर रही थी वो? स्टीयरिंग कमेटी को चेयर अप कर रही थी। एंड मेड मी द मेंबर इन चार्ज ऑफ पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड विमेंस ऑर्गेनाइजेशन वर ऑन द कमेटी, एंड दो द लेफ्टिस्ट claimed a sort of proprietary right over her, Aruna encouraged and treated all members alike. It was not her political affiliations or her involvement in a particular cause which won her respect and recognition, but her utter honesty in public life, her integrity and her compassion for the oppressed, which made her an adorable person. She had the courage to differ with and defy the mightiest in the land. Yet her human spirit prompted her to work in the worst of slums to offer succor to the poor and the exploited. In later years, around late 80s and early 90s, Aruna Asaf Ali's health began to deteriorate. Though her mind remained alert, she could not actively take up her pet causes, action for women's advancement, planning for economic justice, role of media, reaffirmation of values in public affairs, etc. समझ रहे हैं ना? आपको यहाँ पर ऑप्शंस प्रोवाइडेड थे इस क्वेश्चन में। ये slowly her movements were restricted, and Aruna, who had drawn sustenance from common people from her involvement in public life, became a lonely person. She passed away in July 1996। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड लाइन में ही था कि अरुणा किसको चेयर कर रही थी, तो ये आपकी स्टीयरिंग कमेटी को चेयर कर रही थी विमेंस इंटरनेशनल ईयर की। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। हु वर मेड द मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिसिटी। अब किसको कमेटी ऑफ पब्लिसिटी का मेंबर बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? एक तो रिप्रेजेंटेटिव्स को बनाया गया था डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और जो लेफ्टिस्ट पार्टी थी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बनाया था। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर बी। First and second, and it is here in option number B.
सॉरी, यहाँ पर लेफ्टिएस्ट पार्टी को नहीं बनाया था, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड विमेंस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। एक बार हम पैसेज में देख लेते हैं फिर से। हाँ, विमेंस, लेफ्टिस्ट पार्टी ने तो बाद में क्लेम किया था। ठीक है, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज अरुणा अर्न रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ। अरुणा को रिस्पेक्ट क्यों मिली थी? तो अरुणा को रिस्पेक्ट मिली थी क्योंकि शी डिड नॉट एसोसिएट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्राइड टू मोनोपोलाइज अरुणा एज देयर प्रोप्राइटरी राइट। तो अपने प्रोप्राइटरी राइट के लिए किसने मोनोपोलाइज किया था अरुणा को? सो द करेक्ट आंसर क्या था? आपके लेफ्टिस्ट थे। अरुणा का जो हेल्थ था वो डिट्रॉइट होने लगा था आपका 1981 से 2000 के बीच। अरुणा का जो पेट कॉज था उनकी लाइफ में वो क्या था? तो ये अभी हम लोगों ने देखा ही था। सारे ऑप्शंस आ गए थे आपके, रोल ऑफ मीडिया, इकोनॉमिक जस्टिस और रीअफर्मेशन ऑफ वैल्यूज इन पब्लिक अफेयर्स, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 and this question says that a good teacher must be। आपका जो अच्छा शिक्षक होगा वो कैसा होना चाहिए, या कैसा हो सकता है, या कैसा हो? रिसोर्सफुल हो, ऑटोक्रेटिक हो, रिसोर्सफुल हो, पार्टिसिपेटिव हो, रिसोर्सफुल हो, अथॉरिटेटिव हो, रिसोर्सफुल हो और डोमिनेंट हो। तो देखिए आपका जो टीचर है, देखिए रिसोर्सफुल यहाँ पर कॉमन है तो ये तो होना ही होना है। अब आपको इन चारों में से चूज़ करना है कि ऑटोक्रेटिक हो, पार्टिसिपेटिव हो, अथॉरिटेटिव हो या डोमिनेंट हो। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस को कट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जब वर्ड आता है आपका डोमिनेंट, डोमिनेंट यानी कि आप किसी पर डिपेंड हो। ठीक है, तो टीचर को किसी पर डिपेंड नहीं होना, क्योंकि टीचर क्या कर रहा है, जो चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, उसका भविष्य बना रहा है। ठीक है, अब अगर वो खुद ही किसी पर डिपेंड होगा तो फिर वो स्टूडेंट को सेल्फ डिपेंडेंट होना कैसे सिखाएगा? तो इसलिए टीचर को डोमिनेंट नहीं होना है। ठीक है, किसी के दबाव में कोई काम नहीं करना है। नेक्स्ट, अथॉरिटेटिव बिल्कुल नहीं, अथॉरिटेटिव भी नहीं होना चाहिए टीचर को कि अच्छी पोजीशन पर है। ठीक है, सबको आप कह सकते हैं कि ऑर्डर दे रहे हैं, अपना काम भी खुद से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो एक शिक्षक होता है उसी को देखकर उसके छात्र अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, उससे ही स्टूडेंट इंस्पायर्ड होते हैं। तो अगर टीचर ही अथॉरिटेटिव होगा तो स्टूडेंट्स में हार्डवर्क करने की, किसी की हेल्प करने की जो भावनाएं हैं वो जागृत नहीं होंगी। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा कि टीचर को कैसा होना चाहिए? तो टीचर को होना चाहिए रिसोर्सफुल और पार्टिसिपेटेड, यानी कि उसके पास में जो भी मैटर है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो। रिसोर्सफुल का मतलब यहाँ पर यह है कि वो हर तरह की इन्फॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड कर सके, उसके पास ज्ञान का भंडार हो। ठीक है, तो ज्ञान का भंडार होने के साथ साथ वो हर एक्टिविटी में क्या करे? पार्टिसिपेट करे। ऐसा ना हो कि मान लीजिए एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटीज़ चल रही हैं और वहाँ पर टीचर बोला नहीं मैं सिंगिंग नहीं करूँगा, नहीं मैं डांसिंग में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, या फिर ये जो प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं यहाँ पर मैं अपना कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दूंगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, क्राफ्ट्स हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन टीचर को पार्टिसिपेट करना चाहिए फॉर द स्टूडेंट। ओके, सो टीचर कैसा होना चाहिए आपका? रिसोर्सफुल होने के साथ साथ पार्टिसिपेटेड भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पर लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड क्वेश्चन आंसर मेथड, 4 मेथड प्रोवाइडेड है और आपसे पूछा है कि इनमें से टीचिंग का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो देखिए लेक्चर मेथड की अगर हम बात करें, हम आपको पहले भी बता चुके हैं यहाँ पर क्या करता है। यहाँ पर टीचर क्लास में आते हैं, कोई भी एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक पर टीचर खुद से ही बस बोलते चले जाते हैं। यहाँ पर ये कैसी है आपकी 1 वे प्रोसेस है, यहाँ सिर्फ एक टीचर ही बोलेगा, स्टूडेंट नहीं बोलेंगे।
ठीक है, स्टूडेंट को बैठकर सुनना होता है। अब जब स्टूडेंट यहाँ पर इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये लर्निंग जो होगी पैसिव हो जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पर पैसिव लर्नर्स हो जाएंगे, उनको बोरिंग फील होने लगेगा और वो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन उनको दी जा रही है ओरली बोल के उसको वो अक्वायर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें कोई भी अच्छे चेंजेस दिखाई नहीं देते लेक्चर मेथड में, तो ये आपका जो है ये बेस्ट मेथड नहीं है। दूसरा डिस्कशन मेथड, ठीक है थोड़ा ठीक है, लेकिन हमें बाकी मेथड से जो है वो इसको क्या करना है, कंपेयर करना है और फिर यहाँ से करेक्ट आंसर देना। ये लेक्चर मेथड तो बिल्कुल गलत है, ये तो कट ही हो जाएगा। दूसरा, हाँ प्रश्न पूछने का जो क्वेश्चन आंसर मेथड होता है ये भी एक अच्छा मेथड होता है जब आपको टीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका आंसर कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या हो रहा है बाकी के स्टूडेंट्स भी कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछने से पूरे क्लास में नई नई चीज़ों का मतलब कि आंसर जब टीचर दे रहा है तो सारे स्टूडेंट ही सुन रहे हैं ना। क्वेश्चन भले ही एक स्टूडेंट का था, तो मान लीजिए अगर 5 स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा तो पूरे क्लास को 5 थिंग्स जो है वो क्लियर हो गई। ये मेथड भी अच्छा है। दूसरा, जब डिस्कशन हो रहा होता है, जब स्टूडेंट्स को आपस में डिस्कशन करने को कहा जाता है, उससे भी वो अपने अलग अलग कल्चर के बारे में सीखते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन है वो क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है। तो अलग अलग समुदाय से हमारे यहाँ पर स्टूडेंट विद्यार्थी आते हैं, तो जब हम डिस्कशन मेथड कराते हैं तो अलग अलग कल्चर का यहाँ पर ज्ञान होता है, अलग अलग थॉट्स जो है वो रिवील होते हैं और स्टूडेंट क्या करता है, अलग अलग तरह से डाइवर्स बैकग्राउंड में सोचता है। तो डिस्कशन मेथड भी अच्छा है, लेकिन अगर हम बेस्ट मेथड की बात करें तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बढ़िया रहता है, जिसको हम कह सकते हैं कि करके मतलब डिराइव किया जाए कुछ भी। इस लाइक एक्सपेरिमेंट मेथड हो गया, या आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में आता है कि कुछ भी आप करके सीखें। तो करके सीखना जो है वो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि जब आप कुछ करते हैं तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहता है, वो कभी भी इरेज नहीं होता आपके माइंड से। ठीक है, जैसा कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आपको कुछ भी रिज़ल्ट चाहिए और उस रिज़ल्ट को पाने के लिए आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो आपके लिए क्या रहेगा, परमानेंट हो जाएगा। तो इसलिए डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो बेस्ट मेथड है टीचिंग का। नेक्स्ट इज सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग इज। क्लासरूम टीचिंग में सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है वो क्या सर्कुलर होता है, आपका रेसिप्रोकल होता है, डायरेक्शनल होता है, या फिर इन्फ्लुएंशियल होता है। सर्कुलर मतलब टीचर ने यहाँ से कुछ बोला, इस वाले स्टूडेंट से बोल दिया, ठीक है, ये वाला स्टूडेंट इस स्टूडेंट से बोल दे, तो ये क्या सक्सेसफुल रहेगा, नहीं रहेगा। हो सकता है क्योंकि जब टीचर ने यहाँ तक जो बात पहुँचाई वो टीचर ने जितना बोला इस स्टूडेंट ने ही उसका हाफ अक्वायर किया। अब ये स्टूडेंट को जितना बता इतना अक्वायर किया, लेकिन बता कितना पाएगा, 1/4 बता पाएगा। इससे भी कम अब ये है, ये स्टूडेंट अक्वायर करेगा, फिर ये अपने आगे और कम बता पाएगा। तो इस तरह से जो भी बताया गया था उसका बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो पहुँचेगा। तो इसलिए सर्कुलर कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल इफेक्टिव रही है। रेसिप्रोकल तो उल्टा करना, ये भी आपका सही नहीं कि आप उल्टी तरह से कुछ भी बताएं। ठीक है, मतलब बोलना है आपको कि राम अच्छा है और आप बोल रहे हैं कि राम बुरा है, तो और फिर आप कहीं ये रेसिप्रोकल मेथड है, अब आपको आप बताइए राम कैसा होगा, तो ये भी नहीं है। कभी कभी बच्चे इसको एज इट इज़ भी एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल या फिर इन्फ्लुएंशियल। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका फॉर दिस क्वेश्चन इज, सर्कुलर नहीं होगा, डायरेक्शनल भी नहीं होगा कि आप एक ही डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएं बस। ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंशियल, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो रहेगा आपका रेसिप्रोकल ही रहेगा, कि आप किसी चीज़ को अगर समझाने की कोशिश करें तो आप उसका उल्टा बोल दीजिए, बच्चे से कहिए आप इसको ऑपोजिट हमें बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन assesses the learning progress to provide continuous feedback to both teachers and students during instruction। इंस्ट्रक्शन के समय पर कौन सा एवोल्यूशन जो है वो ज़्यादा वो आपको निरंतर फीडबैक देगा दोनों टीचर और स्टूडेंट के लिए? क्या प्लेसमेंट एवोल्यूशन, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, या फिर समेटिव?
तो आप सभी को पता है कि जो हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वही बेस्ट है, वो आपको कंटिन्यू फीडबैक देता है, कंटिन्यूस फीडबैक देता है, क्योंकि जो फॉर्मेटिव होते हैं ये आपके एवरी यूनिट के बाद या फिर 2 यूनिट्स के बाद परफॉर्म करा लिए जाते हैं, ठीक, कंडक्ट होते रहते हैं बीच बीच में, तो ये आपका ज़्यादा बेस्ट रहता है इवैल्यूएशन के लिए, इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन। इनमें से कौन सी स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन है? मैक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग या माइक्रो टीचिंग। तो स्केल्ड की अगर हम स्केल डाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका माइक्रो टीचिंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण जिसे हम कहते हैं वह आपका है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, क्लास स्टैंड फॉर। अब क्लास की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या? कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेट्स एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल या सेंटर फॉर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। इनमें से एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रकार कौन सा नहीं है? सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, पैरेलल ग्रुप या फिर रेशनल ग्रुप। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो रेसिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट है यही जो है एक तरह का एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है, क्योंकि देखिए सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट हो सकता है, यस, एक ही ग्रुप बना दिया जाए और वो एक्सपेरिमेंट करे, यानी कि कह सकते हैं पूरा क्लास एक ही एक्सपेरिमेंट करे। पैरेलल ग्रुप्स बना दिए जाए, ठीक है, और ये कर सकते हैं कि आपको टॉपिक्स दे दिए जाएं, ठीक है। और दूसरा रेशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन ये रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है? टी टेस्ट, साइन टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट या फिर रन टेस्ट। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टी टेस्ट, जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दी हैं, असर्शन और रीज़न यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आपको करेक्ट कोड जो है वो सिलेक्ट करना है। तो असर्शन में क्या है? कहा है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इंडिया में हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो टू रीच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, या फिर रीज़न है बिकॉज ऑफ फंडिंग एजेंसीज डू नॉट सपोर्ट क्वालिटेटिव रिसर्च इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए जो है वो तो सही है कि जो ए में बोला था कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इंडिया में, ठीक है, उसके पास लॉन्ग वे है जिससे कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंच सकता है। लेकिन दूसरा बता दिया गया कि जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो सपोर्ट नहीं करती क्वालिटेटिव रिसर्च को एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, तो ऐसा नहीं है, फंडिंग एजेंसी सपोर्ट करती हैं, तो इसलिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है रिसर्च स्टेप्स का, तो ये हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, सिलेक्शन ऑफ topic, data collection, review of literature, interpretation of findings and selection of topic, review of literature, interpretation of findings and data collection। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस को कट करें तो बी ऑप्शन आप बिल्कुल गलत कर दीजिए, क्योंकि कोई भी आप जब रिसर्च करेंगे तो सबसे पहले तो आप टॉपिक को ही सिलेक्ट करेंगे ना, टॉपिक आपका सिलेक्टेड होगा तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो टॉपिक जब सिलेक्ट होगा तभी तो आगे उसके बारे में कुछ लिखोगे, तभी तो रिसर्च करोगे। टॉपिक ही नहीं होता तो रिसर्च किस पे करने लग जाएंगे हम, तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएगा। दूसरा, जब हम सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करेंगे, ठीक है, ये आपको तीनों में दिख रहा है। दूसरा जो ऑप्शन आता है वह क्या आता है कि टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद अब आप उसका लिटरेचर देखते हैं, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आप डेटा कलेक्शन करते हैं और उसके पास इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग करते हैं, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर दूसरे नंबर पे आ रहा है, डेटा कलेक्शन जो है वो आपके थर्ड पे आता है, यहाँ सेकंड पे, इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर इंटरप्रिटेशन दे दिया कि जो भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे आप तभी तो पता चलेगा कि आपने क्या फाइंड किया, तभी तो आप उसको इंटरप्रीट करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द correct answer for this question. Next is deconstruction is a popular method of research in basic science, applied science, social science and literature, and the correct answer for this question is literature. With which one of the following techniques communality is associated? And the correct answer for this question is option number B, factor analysis.
The variable which impacts the relationship between an independent variable and a dependent variable is known as, इसको क्या कहा जाता है? And the correct answer for this question is control variable. Which one of the following is a non probability sampling method? इनमें से कौन सा non probability sampling method है? काफ़ी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. It is quota sampling. By the year 2022, the climate change action plan of Government of India aims at, and the correct answer for this question is option number C, 20,000 megawatt of solar power. Which one of the following biosphere reserves has UNESCO recognition? And the correct answer for this question is Greater Nicobar. Which activity contributes to water pollution more than any other throughout world? इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी जिससे कि वाटर पोल्यूशन होता है किसी और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग पूरे दुनिया में कंपैरिजन में? ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो जाएगा आपका दैट इज एग्रीकल्चर से ही सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स वगैरह जो भी हम पेड़ पौधों में लगाते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं जब बारिश वगैरह होती है तो वाटर के साथ रन ऑफ करके जो है वो आपके रिवर्स तक चले जाते हैं और फिर वहाँ पर वो रिवर वाटर को पॉल्यूट करते हैं. ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करता है. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है, तो हम मैचिंग कर लेते हैं. जब हम मैचिंग करेंगे तो जो नीलगिरी है आपका ये क्या है, आपकी वेस्टर्न घाट्स है. ठीक है, मानस जो है आपका ये आपका ईस्टर्न हिमालय है. सिमलीपाल जो है आपका ये डेक्कन पेनिसुला है. एंड अचन कमर अमरकंटक जो है आपका छत्तीसगढ़ में है. सो द करेक्ट आंसर जो सीक्वेंस बन रहा है आपका दैट इज 4th, 3rd, 1st एंड 2nd एंड इट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर डी. Next is G5 are the 5 most important emerging economies of world. Which one of the following does not form part of G5? यानी कि G5 में कौन सा नहीं आता? मेक्सिको, ब्राज़ील, चाइना या कोरिया. एंड द करेक्ट आंसर कोरिया जो है वो आपके G5 ग्रुप में नहीं आता है. इसकी हम शायद आपको ट्रिक प्रोवाइड कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ पे इनको लर्न करने की. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज़ द मैक्सिमम पर कैपिटा एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इनमें से किसके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम पर कैपिटा एमिशन होता है? एंड द करेक्ट आंसर USA. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके. लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.